नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से है। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि अभी पाकिस्तान की तरफ से कितनी तेज़ी के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट को अपनी फ्लीट में शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है और आने वाले 2 सालों में पाकिस्तान की फ्लीट में 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद होने वाले हैं, जबकि हमको एमका को अपनी सर्विस में शामिल करने में 2035 तक का समय लगने की उम्मीद किया जा रहा है। इसी को लेकर आज एक अपडेट सामने आया, जिसमें फॉर्मर डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर सतीश रेड्डी जी ने चेन्नई में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन डिफेंस इवेंट के दौरान कुछ प्रॉमिसिंग बातें शेयर की है। उन्होंने बताया कि एमका का प्रोटोटाइप रोल आउट 2026 के अंत तक कंप्लीट हो सकता है। ये बात और भी खास इसलिए है क्योंकि इस प्रोग्राम को सिर्फ 8 महीने पहले ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से फंड को सैंक्शन किया गया था और टेक्निकली फंडिंग होने के बाद पहली प्रोटोटाइप को बनाने में 3 साल का समय लगने की उम्मीद किया जा रहा था और ऐसा पहले भी एचएएल की तरफ से कहा गया था। लेकिन अभी अगर 2026 के एंड से पहले ही एमका की पहली प्रोटोटाइप को रोल आउट किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसकी डेवलपमेंट में हमको काफ़ी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। इस टाइमलाइन के हिसाब से 2028 तक एमका की पहली टेस्ट फ्लाइट को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम इस पेस में पाकिस्तान से पीछे ही रहने वाले, क्योंकि जब हम एमका की रोल आउट करेंगे तब तक वो अपनी एयरफोर्स में 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35 को इंडक्ट कर रहे होंगे और हमारी स्पीड के हिसाब से हम एमका की सभी टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करके इसे प्रोडक्शन में एंटर करने के लिए 5 साल तक का समय लेने वाला है और तब तक लगभग 2033 से 34 तक का समय हो जाएगा। यानी कि हमसे लगभग 7 से 8 साल पहले ही पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद होने वाली। यहाँ पर हमें एमका की डेवलपमेंट को तेज करने के लिए साउथ कोरिया की KF-21 की डेवलपमेंट से कुछ सीखना जरूरी है, क्योंकि KF-21 की पहली फ्लाइट को 2022 में किया गया था और पिछले महीने यानी कि 2 साल के अंदर ही KF-21 ने 1000 घंटे की एक्सीडेंट फ्री टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट कर लिया था, जो कि किसी भी फाइटर जेट के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होता है, जिसके बाद इसको प्रोडक्शन में एंटर किया जा सकता है। हमारी बात करें तो हम तेजस के साथ सेम नंबर को अचीव करने के लिए 10 साल लगा दिए थे, जिसे साउथ कोरिया की तरफ से बस 2 ही साल में कंप्लीट कर लिया गया और इसी वजह से बाकी सभी देश हमारे मुकाबले फाइटर जेट की डेवलपमेंट में काफ़ी तेजी से आगे निकल रहे हैं, जबकि हम काफ़ी पीछे पड़ गए हैं। अगला अपडेट यूएवीज को लेके, और अभी हम एक नई यूएवी प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यानी कि मेल कैटेगरी की यूएवी को बनाने का प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। ये प्रोजेक्ट इंडिजिनस डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग यानी कि IDDM कैटेगरी के अंदर प्रोसेस करने की कोशिश किया जा रहा है और इसका रिसर्च का काम पहले से ही शुरू किया जा चुका है। ये इनिशिएटिव एक बहुत ही बड़ी स्टेप है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का एक सीरियस एफर्ट होने वाला है, जहां पर वो पब्लिक सेक्टर यूनिट की मोनोपोली को चैलेंज करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक यूएवी को डेवलप करने के लिए हमारे पास गिने चुने PSU या पब्लिक सेक्टर यूनिट ही कैपेबल थे, जिसमें ADA, DRDO, HAL शामिल थे। लेकिन अभी सोलर ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड भी इनके साथ अभी यूएवी डेवलपमेंट में शामिल होने वाला है। अभी तक भारत के मेल यूएवी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कुछ खास चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, जहां पर DRDO के मेल यूएवीज अब तक आर्म फोर्सेस की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से अभी तक हम यूएवी के सेक्टर में दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और हमारी ज़्यादातर यूएवी जो है वो इजरायली ओरिजिन यूएवी है। लेकिन अभी आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट इस डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करने की उम्मीद किया जा रहा है। आगे चल के हमारी ट्वाइस सर्विस में 76 मेल यूएवी को इंडक्ट किया जाने वाला है और ये यूएवी खास करके इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस जैसे मिशन को करने वाले हैं। साथ ही फ्यूचर में ये कॉम्बैट सपोर्ट रोल के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अभी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड की तरफ से एक नए यूएवी को डेवलप करना स्टार्ट किया जा रहा है, जो आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से रखे गए सभी पॉइंट को फुलफिल करने की कैपेबिलिटी रखने वाली है। अगर ये प्रोजेक्ट आर्म फोर्सेस की अप्रूवल लेता है तो ये भारत के लिए एक डोमेस्टिकली डेवलप्ड यूएवी सिस्टम को बनाने की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम होगा, जो हमारे स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल रिक्वायरमेंट दोनों को ही फुलफिल कर पाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की एक नए और ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो भारत के दूसरे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में है। अब सबको पता ही होगा कि अभी भारत की तरफ से INS विक्रांत के बाद
बहुत ही जल्दी एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना स्टार्ट किया जाएगा, जो कि विक्रांत का ही एक सिस्टर वेसल होने वाला। लेकिन इसमें आईएनएस विक्रांत के मुकाबले काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन होने की बात की गई है, क्योंकि इसमें से हम यूएवी को ऑपरेट करने वाले हैं। लेकिन अभी पता चला कि स्नेक एयरक्राफ्ट कैरियर में सिर्फ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ही नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाली इंजन को भी यहाँ पे बदलने का फैसला किया जा रहा है। इंडियन नेवी के ISC-1 यानी कि आईएनएस विक्रांत अभी 4 US सप्लाइड LM-2500 इंजन पर ऑपरेट कर रही है, जो कि 88 मेगावाट की पावर को जनरेट कर सकते हैं और ये शिप को 28 नॉट की स्पीड को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ISC-2 के propulsion सिस्टम में रोल्स रॉयस की MT-30 सीरीज की गैस टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो दुनिया के सबसे पावर डेंस मरीन गैस टर्बाइन इंजन में गिने जाते हैं। ये टर्बाइन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम के साथ मिलकर काम करेंगे, जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करेंगे, साथ ही कम नॉइज और वाइब्रेशन को भी जनरेट करेंगे, जो कि आईएनएस विक्रांत के मुकाबले इसकी सिस्टर वेसल को ज़्यादा स्मूथ और साइलेंट बनाने वाला है। रोल्स रॉयस का MT-30 पहली बार 2008 में USS फ्रीडम लिटरल कॉम्बैट शिप में डिप्लॉय किया गया था। इस गैस टर्बाइन इंजन की खास बात इसकी कॉम्पैक्ट डिजाइन और 36 मेगावाट तक की पावर को जनरेट करने की कैपेबिलिटी है, जो कि शिप को 40 नॉट से भी ज्यादा स्पीड तक ले जा सकता है। अभी तक ये इंजन रॉयल नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कि HMS क्वीन एलिजाबेथ और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि आईएनएस विक्रांत के मुकाबले साइज में काफी बड़े वेसल हैं। इंडिया और यूके के बीच एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन कैपेबिलिटी पार्टनरशिप को बनाया जा चुका है, जिसका एम है कि फ्यूचरिस्टिक मरीन प्रोपल्सन सिस्टम के मामले में एक दूसरे के साथ नॉलेज को एक्सचेंज करना और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को बेहतर करना है। अगर ये डील आगे बढ़ता है तो ये इंजन इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर से लेकर फ्रिगेट, कॉर्वेट्स और लैंडिंग प्लेटफॉर्म डक जैसे वेसल में आगे चल के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब तक हमारे ज़्यादातर वेसल में यूक्रेन की तरफ से सप्लाई किए जा रहे जोरियम रेस्पोक्रेट की प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा था, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड इंजन होते थे। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को अडॉप्ट करना भारत की नेवल कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल पर ले जा सकता है और ये इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर की कैपेबिलिटीज को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करने में मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट लॉइटरिंग मुनिशन को लेके है। पिछले कुछ सालों से इनका डिमांड काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इसी बीच पता चला कि सोलर ग्रुप की तरफ से डेवलप किए गए नागास्त्र 1 लॉइटरिंग मुनिशन को अभी फाइनली मास में इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाने वाला है। इंडियन आर्मी ने सोलर ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के साथ 480 लॉइटरिंग मुनिशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, जिसके बाद मई के महीने में इनकी यूजर ट्रायल को शुरू किया गया था और उसके बाद नागास्त्र 1 के लगभग 120 यूनिट को इंडियन आर्मी को डिलीवर किया गया था, जिनको इंडियन आर्मी की पुलगांव मुनिशन डिपो में डिलीवर किया गया था। अब जल्दी से इसको इन्फेंट्री यूनिट में डिप्लॉयमेंट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। नागास्त्र 1 लॉइटरिंग मुनिशन की बात करें तो ये इन्फेंट्री यूनिट के आर्सेनल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। इसकी लॉइटरिंग कैपेबिलिटी की वजह से ऑपरेटर पहले से ही टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर एंगेज कर सकते हैं, जो कोलैटरल डैमेज को काफ़ी हद तक मिनिमाइज करने वाला है। ये वेपन एसिमेट्रिक वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी और अर्बन कॉम्बैट सिचुएशन में काफ़ी आइडल वेपन साबित हो सकता है। ये पूरा सिस्टम सिर्फ 30 kg का है और 2 रक्षक में डिवाइड हो जाता है, जिस वजह से इसको फील्ड में डिप्लॉय करना काफ़ी आसान होता है। इसमें 1 kg तक की वॉरेट का इस्तेमाल किया था, जो कि सॉफ्ट स्किन टारगेट को आराम से न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये सिस्टम 2 मीटर तक की एक्यूरेसी के साथ भी GPS गाइडेड स्ट्राइक को कर सकता है। रियल टाइम रिकॉनेंस और टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर फ्लाइट के दौरान हमें लगता है कि हमें मिशन को अबॉर्ट करने की ज़रूरत है तो हम आसानी से इस लॉइटरिंग मुनिशन को रिकवर भी कर सकते हैं, जबकि मोस्टली लॉइटरिंग मुनिशन 1 वे होते हैं, जो कि एक बार लॉन्च करने के बाद रिकवर करना संभव नहीं होता। ये उन गिने चुने लॉइटरिंग मुनिशन की कैटेगरी में से एक है जिसको ड्रोन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और लॉइटरिंग मुनिशन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इसको एक बार लॉन्च करने के बाद दोबारा रिकवर करके इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से, और ये एक इंटरेस्टिंग और स्ट्रेटेजिक टॉपिक के बारे में होने वाला है। भारत के लिए रह चुके पाकिस्तान के फॉर्मर हाई कमिश्नर अब्दुल वसीद ने एक बार फिर से अपनी एक कंट्रोवर्शियल डिमांड रख दिया है। ABN न्यूज में चल रहे एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी नेवी को अपने फ्लीट में अभी न्यूक्लियर पावर सबमरीन को शामिल करना चाहिए। अब ये डिमांड क्यों उठाया गया था और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, ये आगे चल के आपको पता चलने वाला है। इस इंटरव्यू के दौरान वसीद ने कहा था कि भारत के नेवल और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के सामने पाकिस्तान कहीं भी खड़ा नहीं होता है, जिस वजह से पाकिस्तान को भारत के साथ बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत है। और उन्होंने भारत के INS अरिहंत और रिसेंटली इससे सक्सेसफुली टेस्ट किए गए K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को मेंशन किया था, जो भारत का न्यूक्लियर ट्रेड को कंप्लीट करता है। वसीद ने आर्ग्यू किया था कि न्यूक्लियर पावर
सबमरीन के बिना पाकिस्तान की नेवी की डिफेंस कैपेबिलिटी काफी हद तक कमजोर होती है। उनका यह मानना है कि अगर पाकिस्तान अपने मैरिटाइम डोमेन में एक क्रेडिबल न्यूक्लियर स्ट्राइक या सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा तो रीजनल स्टेबिलिटी में इसका काफी बुरा असर पड़ सकता है। यानी कि आसान भाषा में कहें तो बसीद का कहना है कि भारत के साथ होने वाली किसी भी न्यूक्लियर वॉर में भारत पाकिस्तान का नाम निशान मिटा सकता है, क्योंकि वर्तमान के लिए पाकिस्तान के पास कोई भी न्यूक्लियर SSBN मौजूद नहीं है। यानी कि पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा सबमरीन मौजूद नहीं जो कि पानी के अंदर से न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर पाएगा। और अगर न्यूक्लियर वार हुआ तो भारत इजीली पाकिस्तान की सभी ग्राउंड बेस्ड टारगेट को या सिलोस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जबकि सबमरीन को टारगेट करना इतना आसान नहीं होता है। और इसी वजह से सभी ताकतवर देश अपनी न्यूक्लियर मिसाइल को सबमरीन में डिप्लॉय कर रहे हैं, जो कि उनको एक सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर कोई हमारा पूरा देश भी नष्ट कर देता है तब भी हम हमारे दुश्मन के ऊपर हमला कर सकते हैं। अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर सबमरीन को ऑपरेट करने की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के पास इतने सारे फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं जिसका इस्तेमाल करके वो खुद की न्यूक्लियर पावर सबमरीन को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश को अपनी न्यूक्लियर SSBN को प्रोवाइड नहीं करता है। भारत के अरियन क्लास के सबमरीन जो K4 और K15 जैसे सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से इक्विप्ड हैं, अब एक सिग्निफिकेंट पावर प्रोजेक्शन और क्रेडिबल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी हेडेक बन चुकी है और इसकी वजह से पाकिस्तान के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में इस तरह के डिस्कशन होने लगे हैं। बस इसने ये भी हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान की नेवी अपने कन्वेंशनल सबमरीन को न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज के साथ भी इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही है, जो कि उनके लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन ये सबमरीन लॉन्ग रन में न्यूक्लियर सबमरीन को मैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास लिमिटेड रेंज और एंड्योरेंस मौजूद होता है, जबकि भारत की जो सबमरीन है उनके पास अनलिमिटेड रेंज और एंड्योरेंस मौजूद है, जिस वजह से पाकिस्तान अभी भारत के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम से काफी पीछे चल रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।